हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक यानी कि आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर चौथा है। चौथा को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है कि सिद्ध करना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमारे इस प्रकार का सिद्ध करने और रूट 3 हो, रूट 2 हो, रूट 6 हो, रूट 8 हो, वैसा संख्या ही देगा आपको जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, यानी वर्गमूल नहीं निकलता है। जितना भी संख्या हो बस एक ही फ्रेम को रहना है, सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बाकी वही फ्रेम रहेगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यदि हमारा दिया रहेगा परिमेय संख्या, जैसे उसका उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान ले हैं तो रूट 5 बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या पी बटा क्यू के फॉर्म में रहता है। यहाँ पी बटा क्यू के अलावा ए बटा बी भी ले सकते हैं, सी बटा डी, यानी इंग्लिश के 26 लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार से हम अब इसके बाद लिखेंगे जहाँ पी और क्यू के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ थोड़ा मिस्टेक हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से अब क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हम यह क्या लिखें इसको समझते हैं। यहाँ माने ना कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर बस मान लिए हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा ही। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को वर्ग कर देंगे, यानी कि ये पक्ष और ये पक्ष यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस प्रकार से दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 पी बटा क्यू का स्क्वायर, 5 है हमारा 25 नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा 5 बराबर पी बटा क्यू का दोनों का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों पर स्क्वायर इसलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भागा तो इधर ले आएंगे गुना में, क्यू स्क्वायर यानी 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि यदि 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है। यदि 16 का स्क्वायर 256 को विभाजित कर देता है तो 16 भी 256 को हमारा विभाजित कर देगा। ये उसी प्रकार से हम समझते हैं, यदि 8 का स्क्वायर को यदि हम 32 मान लीजिए कि यदि 32 से विभाजित हो जाता है, वैसी संख्या 8 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी। और भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जैसे 4 का स्क्वायर यदि हमारा 2 से विभाजित हो जाती है तो हमारा जो 2 यानी कि 4 है, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम यहाँ पर लगाते हुए हम लगाएंगे कि 5 यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है और पी भी 5 को विभाजित करेगी। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी प्रकार से यह भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से क्यू 5 को भी विभाजित करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मान लेंगे एक चीज, और जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी को मानेंगे। पी बराबर दिया है, पी बराबर, यदि यहाँ पर 3 रहता तो हम 3 मानते, यहाँ रूट माने 3 रहता 3 मानते, 2 रहता 2 मानते।
और यहाँ 5 दिया इसलिए 5 के मान लेंगे। के की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर लिख देंगे के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है। के क्या है? एक पूर्णांक है जो हम मान लिए। अब अक्सर हम क्या क्या माने उसको हम समझ लेते हैं। माना कि √5 एक परमेय संख्या, इस प्रकार से हम माना कि परमेय संख्या √5 बराबर p/q हो गया, जहां कि p और q के एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, ये हम मान लिए। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दिए, √5 स्क्वायर से रूट कट गया, p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। अब हमारे जो q स्क्वायर भागन था उधर ले गए तो गुना में आ गया, और जो p स्क्वायर है जो 5 को विभाजित करता है, इसलिए p भी 5 को विभाजित करेगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो जाती है हमारा, तो 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगी क्या, होती ही है। यदि बड़ा है तो वैसा उस स्थिति में हम समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, p का मान जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 5q स्क्वायर बराबर p के जगह पर हम 5 के रख देंगे, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, 5 स्क्वायर बराबर 5 5 25 के का स्क्वायर काटेंगे, 5 5 25 हो जाएगा हमारा। यहाँ जगह q स्क्वायर बराबर 5 के का स्क्वायर। अब इस समीकरण को हम समझते हैं, हमारा एक समीकरण बन गया। जैसे कि यहाँ p जो 5q को विभाजित कर रहा था, इसीलिए यहाँ q 5 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि q स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, इसलिए q 5 को भी विभाजित करेगी। यदि q स्क्वायर 5 को विभाजित करती तो q भी 5 को विभाजित करेगी। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 उसको मान लिया। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल सकते, p और q का उभयनिष्ठ गुणन 5 है। क्यों? क्योंकि p भी 5 को विभाजित हो रहा है, या q भी 5 को विभाजित कर रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। परंतु हमारा मानना कि p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या मान लिए कि p और q का, यहाँ पर हम माने थे कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 से यह हमें पता चलता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 है। जब हमारा 5 हो गया, जो कि हमारा गलत है, जो कि हमारा क्या है, जो गलत है। इस प्रकार यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। अतः √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम
अब देखिए यहाँ विरोध उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मान लिए थे कि √5 एक परमेय संख्या है, जो और पी और क्यू के एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, किंतु यहाँ पर 5 आ गया। इस प्रकार हमारा विरोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हम गलत मान लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया कि √5 एक परमेय नहीं अपरमेय संख्या। तो चलिए हम शुरू से समझते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम माना कि √5 एक परमेय संख्या है, मान लिए। उसके बाद √5 बराबर पी बटा क्यू। अब जहां मान लिए कि पी और क्यू के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार मान लिए। और दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए, तो वर्ग के स्क्वायर से रूट कट गया 5, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमारा भागांश था, उधर लेके चल गए गुना में। उसके बाद हम क्या किया, पी स्क्वायर जो 5 को विभाजित कर रहा है, अब पी भी 5 को विभाजित करेगा। जैसे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा था, 4 भी 2 से विभाजित होगा। मान लीजिए जैसे 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 9 होता है, 9 3 से विभाजित हो रहा था, 3 भी तो 3 से विभाजित हो रहा। ये कॉन्सेप्ट है हमारे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ रहता है उसी को मानते हैं। पी बराबर 5 के, यहाँ 5 था इसलिए हम 5 माने, कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ 3 रहता था हम 3 मानते, 10 रहता था 10 मानते, जो भी रहता उतना ही मानते, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं मान सकते। यदि मानेंगे तो गलत है, प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। देखिए प्रूफ करते हैं तो मानना हमें बहुत पड़ता है, मानने वाले इस सबको याद रखना पड़ता है कहाँ हम क्या मानेंगे। उसके बाद हम जो पी का मान था इस समीकरण में पुट किए, हमारा क्यू बराबर 5 के स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम माने लिए कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 को विभाजित करती है, तो क्यू भी 5 को विभाजित करेगी। और समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चल गया कि क्यू पी और क्यू का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है पी और, लेकिन हम माने थे कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, पर यहाँ पर तो 5 आ गया। इस प्रकार हम यहाँ क्या विरोध उत्पन्न हो गया, जो हम माने थे जो हमारा गलत हो गया। जब गलत हो गया, जब परमेय संख्या गलत हो गया तो हमारा डायरेक्टली हो जाता है कि परमेय संख्या गलत है तो अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या हमारा गलत था, इसलिए हमारा अपरमेय संख्या हो गया। इस प्रकार विरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम गलत मान लिए थे। अतः √5 परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा पहला जो क्वेश्चन था सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आपका इसके जगह पर √3 रख के बनाइए, √10 रख के बनाइए, √8 रख के, जितना कॉमन है। चाहे आप केसी सिन्हा की बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारा होगा, उससे आप सिद्ध कीजिए। चाहे कोई भी बुक लिख दिए, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, एक आलोक प्रकाशन का भी बुक आता है, वो भी बढ़िया होता है। हमारा मानना है कि सबसे अच्छा एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी ही बहुत अच्छा सोल्यूशन देता है। ये हमारा आ गया। इस प्रकार से हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करवाते हैं। एनसीईआरटी ज़्यादा कम क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सिखा देता है। अब हम प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको आप पूरा बढ़िया से समझ जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, यानी कि सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने वाला हमारा 1.3 में भरा पड़ा है। चलिए अब हम 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट कह रहे हैं, यानी कि हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो है 3 + √2√5 को सिद्ध करते थे। चलिए जैसे उसमें हम माने थे √5 में मान लिए थे कि एक परमेय संख्या, इसी प्रकार से हम इसमें भी हम मान लेंगे ये एक परमेय संख्या। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम मान लिए कि 3 + √2√5 एक परमेय संख्या। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ मान लिए। उसके बाद हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू। अब पी बटा क्यू मानते हैं बार बार, इसलिए मानते क्योंकि परमेय संख्या का रूप ही पी बटा क्यू है, इसलिए हम मानते हैं यहाँ पी बटा क्यू। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है ये हमारा प्लस में इधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 2√5 बराबर हो जाएगा पी क्यू -3। अब हम क्या करेंगे, जे रूट, अब ये हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये हमारा गुना में ही इधर ले आए तो हमारा भागा में हो जाएगा। यहाँ पर भी एक, पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 रूट रहने देते, इसका एलसीएम निकाल लेते क्यू, ये हमारा जब पी हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा।
अब हम ये हमारा गुना में था इसलिए हम यहाँ पर भागा में ले आए यहाँ पर 2 इस प्रकार से ये हमारा गुणन था, इस प्रकार से हम भागा ले। अब हम देखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो है अपरिमेय संख्या। यदि नहीं तो हम पिछले क्वेश्चन में √5 सिद्ध तो किए, √5 एक परिमेय संख्या है। अब इधर हमारा जो अब देखिए ये हमारा जो है ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। P/Q यानी कि ऊपर नीचे दोनों P/Q के फॉर्म में है। इसलिए P/Q फॉर्म में नहीं कि यहाँ P और Q है P/Q इसलिए नहीं क्योंकि ये बटा में है, यानी कि P/Q के इस प्रकार से मान लीजिए P/Q के फॉर्म में तो हम लिखेंगे यहाँ इस समीकरण में देखिए इसको हम दायां पक्ष मानते हैं, इसको बायां पक्ष मानते हैं। इस मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आता है इसलिए हम पंखा नहीं चलाएं। इसलिए मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कान में घुस जाता है, बहुत तकलीफ देता है। मन तो कर रहा मक्खी को मार के फोड़ दे, क्या कर सकते हैं। इसी अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, सब बकवास मत, बहुत हो गया। अब हम आते हैं इस समीकरण में इस समीकरण में ये हमारा दायां ये बायां है, ये क्यों है दायां? इस प्रकार से देखिए ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। आपका जब आप ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा बायां, ये हमारा दायां। तब देखिए अब हम दायां चाहे बायां उससे कोई मतलब नहीं, दायां जैसा आप लिखते हैं उसे लिखिए। दायां इस समीकरण में दायां पक्ष, यहाँ दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, किंतु बायां पक्ष लिख दीजिएगा, यहाँ दायां पक्ष √5 यहाँ पर लिख दीजिएगा P-3Q तो 2Q एक परिमेय संख्या है। इस समीकरण में दायां पक्ष तो हमारा जो दायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो RHS है यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां जो हमारा है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पर विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ इस पर लिखेंगे अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जितना भी अब क्वेश्चन है, जितना भी अब बस √5 ही जो उतना लंबा जाता है, बाकी ये सब का सिद्ध करना आसान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1√2, बस वही करना है। हमें क्या करना है, हमें कुछ जगह ही मिटाना है। मान लीजिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, 3√5 जो है जहाँ है उसको इरेज कर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ तक इरेज कर लेते हैं और हम यहाँ इरेज कर लेंगे। फ्रेम बस वही रहेगा, सिर्फ डिजिट हमारा यहाँ पर क्या होगा चेंज होता रहेगा। मान इसको हम पूरा इरेज कर लेते हैं यहाँ इस प्रकार से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1/√2 है, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। अब बस फ्रेम हमारा वही है, अब फ्रेम में हमको फोटो सिर्फ चिपका देना है। अब हम क्या करेंगे 1/√2 है तो यहाँ पर मान लेंगे 1/√2, यहाँ 1/√2 हो जाएगा। अब हमारा 1/√2 हो जाएगा तो वही गुना कर देंगे तिरछा तिरछे गुना, चाहे क्या करेंगे इसको पहले परिमेयकरण कर लेते हैं। आप 9th में पढ़े होंगे इसका परिमेयकरण होता है। यहाँ पर परिमेयकरण कर लेंगे, 1/√2 को गुना करेंगे √2 से P/Q
इस प्रकार से अब हम परिमेयकरण कर लेंगे, 2 रूट यहाँ 2 हो जाएगा p बटा q। अभी हमारा क्या है, भागा में उधर चला जाएगा तो गुना में हमारा हो जाएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से हम आ जाएगा √2 बराबर 2p बराबर q। अब वही तो कॉन्सेप्ट है, दायां पक्ष हमारा क्या है √2, इसमें इस समीकरण में दायां पक्ष √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब जो दायां पक्ष लेकिन बायां पक्ष, जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष 2p बराबर q जो एक परिमेय संख्या था, यहाँ विरोध उत्पन्न होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से आगे जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार से आप इसको पुट करके बना लीजिएगा। अगला हम देखिए, अगला वही है 7√5, 7√5 यहाँ पर 7√5 है, जहां जहां से डिजिट चेंज फ्रेम से और कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो बस एक काम करना, सिर्फ अब फ्रेम एक बार याद कर लीजिए, एक बार याद कर बस पुट करते जाए। 5 है तो यहाँ पर 7√5 मानेंगे। अब 7√5 हमारा 5 क्या है, हमारा भागा में है तो उधर चला जाएगा, तो ये तो गुना में तो इधर चला जाएगा, भागा में 5√p बटा q, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अभी वही लिखेंगे कि 7 रूट यहाँ पर √5 दायां पक्ष जो कि अपरिमेय संख्या है और बायां पक्ष p बटा 7q जो कि एक परिमेय संख्या आता है। यहाँ सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से अगला है 6 प्लस √2, इसको भी वैसे ही करना है, इसको भी वैसा ही करना है। क्या करना है वो भी करके हम दिखाते हैं आपको। 6 प्लस √2 जहां जहां है मिटा लेते हैं, पहले हम यहाँ पर मिटा लेंगे, बस इजी है, सिर्फ एक फ्रेम है हमारा, उस पर बस यही सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बाकी जो लिखाना है वही लिखाएगा। सिर्फ √5 में ही हमारा चेंज होता है, उतना डिटेल में लिखना पड़ता है, इसमें उतना डिटेल में नहीं लिखना पड़ता। एक बना लिए उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, वैसा ही बनेगा। 6√2 है तो यहाँ पर 6√2 को मानेंगे 6 प्लस √2 p बटा q, p बटा q मान लिए। उसके बाद √2 बराबर तो q माइनस 6, √2 बराबर 6q बराबर q। इस प्रकार से हमें मान लेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन p माइनस 6q बराबर बटा q एक अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है कि जो हमारा मानना था जो गलत हो गया, इस प्रकार से ये रूट अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 6√2 एक परिमेय संख्या है। आप आसानी से बना सकते, इसमें कोई हार्ड नहीं, बस एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ ही प्रैक्टिस करने का चीज, साइंस है प्रैक्टिकल करने, सोशल साइंस याद रखने का चीज है, और जो साइंस उसको प्रैक्टिकल जितना कीजिएगा उतना समझ में आएगा। फिजिक्स है कॉन्सेप्ट, उसमें प्रैक्टिकल कीजिएगा समझ में आएगा। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कीजिए, बायोलॉजी में समझना होता है, उसमें प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ जगह होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर समझना पड़ता है बायोलॉजी में। और सोशल साइंस में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट अधिक डेट ईस्वी ही तो ये हिस्ट्री में याद रखना, हिस्ट्री में कहानी होती है। हिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मैथ साइंस को सुबह मैथ साइंस का वीडियो चढ़ता है और शाम को मैथ का वीडियो चढ़ता है। अब हम इसके लिए और भी टाइम निकालेंगे दोपहर को, जब हम हिस्ट्री यानी कि सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, वाक्य बनाना वगैरह, हिंदी ग्रामर जैसे कि नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, इंग्लिश ग्रामर में नाउन हो गया, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। बस इंग्लिश ग्रामर सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे, ना कि लैंग्वेज के तौर पर, सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। जो कहानी हम उसको भी पढ़ेंगे। तो हम जल्द ही आपके लिए वीडियो ज़रूर डालेंगे। आज के बस इतना ही, तो चलिए आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो अपने वीडियो को करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम छोटे टीचर को आने के हम तो स्टार्ट ही किए,
हमको सपोर्ट कीजिए, तब हमको आपका व्यूज लाइक ही हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, व्यूज सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम हर वीडियो में कहते हैं वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी कुछ यूट्यूब से इनकम आ जाए, ताकि हम जल्द ही इसको हटा के बड़ा बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, अभी तो हम मोबाइल से शूटिंग करते हैं, कैमरा वगैरह भी लाएं। तो जल्द ही सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।